नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भूतिया टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूत प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट न जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्रक की हेडलाइट्स घने जंगल के बीच फैली उस सुनसान सड़क पर बिखरी हुई थी, जहां दूर दूर तक न कोई दुकान थी न कोई गांव, सिर्फ सड़कों के किनारे सूखे पेड़ों की टहनियां और बीच बीच में अजीब सी झाड़ियों की सरसराहट। ट्रक का नंबर था RJ9GB 6721 और उसके स्टीयरिंग पर था परवीन, एक ऐसा ड्राइवर जो पिछले 15 सालों से सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी आंखों में रात की थकान थी, लेकिन दिल में एक ठंडी आग जो उसे लगातार चलाते रहने को मजबूर करती थी। साथ सीट पर बैठा था रॉकी, उसका खलासी, जो उम्र में कुछ छोटा था पर हर रास्ते और हर मोड़ का शातिर जानकार। लेकिन उस रात रॉकी का चेहरा कुछ अलग था, जैसे उसने कुछ महसूस कर लिया हो। भाई परवीन, रॉकी ने कहा, इस रास्ते से तो हमें नहीं जाना था। ये तो वो पुराना बाईपास है ना, जहां से लोग अब ट्रक ले जाना बंद कर चुके हैं। परवीन ने बिना देखे जवाब दिया, रॉकी, नया रास्ता 2 घंटे लंबा है और डिलीवरी टाइम से पिछड़ने का मतलब है बॉस की गालियां। तू डर मत, मुझे इन रास्तों का तजुर्बा है और ट्रक मेरा दूसरा घर है। लेकिन उस वक्त शायद परवीन यह नहीं जानता था कि इस ट्रक के केबिन में केवल वो और रॉकी ही नहीं थे, कोई और भी साथ चल रहा था, छाया में चुपचाप सांसें लेता हुआ। ट्रक धीरे धीरे एक पुराने टूटी सड़क पर पहुंचा, जहां सड़क का एक हिस्सा धंस चुका था। आसपास फैले जंगल से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में कुछ उभरा। एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल, जो ठीक ट्रक के बीच सड़क पर खड़ी थी। परवीन ने तुरंत ब्रेक मारे। ट्रक रुकते ही औरत गायब हो गई। दोनों बाहर निकले, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी, हवा में ठंडक थी और आसपास की झाड़ियां हिल रही थी। तूने देखा ना? रॉकी ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, परवीन बोला, पर अब चुप रहो और ट्रक में बैठो। ये कोई चाल हो सकती है, शायद कोई लुटेरा गैंग। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, बिना चाबी, बिना किसी इंसान के। हेडलाइट्स फिर से जलीं, लेकिन इस बार ट्रक के सामने वही औरत खड़ी थी और उसकी आंखें सीधी परवीन को देख रही थीं, लाल, चमकती और नफरत से भरी। अचानक ट्रक की लाइटें बंद हो गईं। परवीन और रॉकी ने महसूस किया कि उनके चारों ओर सन्नाटा अब और गहरा हो गया है। और तभी ट्रक के पिछले हिस्से से जोर की धमक हुई, जैसे किसी ने अंदर कूदकर दरवाजा बंद किया हो। परवीन दौड़कर पीछे गया और लॉक खोला। कुछ नहीं था, बस वही सड़ी गली गंध, जैसे कोई पुरानी लाश अंदर रखी हो। तभी रॉकी चिल्लाया, भाई, केबिन के शीशे में देखो। परवीन ने मुड़कर देखा। पीछे की खिड़की में वही औरत झांक रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, अधजली त्वचा, उखड़े बाल और होंठों के बीच से बहता काला तरल, और वो मुस्कुरा रही थी। परवीन और रॉकी ने जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे दौड़ पड़े। लेकिन ट्रक के अंदर कुछ बदल चुका था। गियर खुद बदल रहे थे, क्लच अपने आप दब रहा था और स्पीड मीटर की सुई अब 90 पार कर चुकी थी। रॉकी पीछे देख रहा था और बोला, भाई, ट्रक के पीछे कोई लटक रहा है। वो औरत छाया नहीं, असली है, और वो गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रही है। परवीन ने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जैसे जम चुका था। ट्रक अब उसकी नहीं, किसी और की मर्जी से चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जो परवीन और रॉकी को जिंदगी भर याद रहा। ट्रक के रेडियो से एक आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन बोल रही थी बहुत साफ, मैं वापस आ गई हूं। तुमने मुझे उसी मोड़ पर मारा था, अब देखो मैं तुम्हें कैसे मोड़ती हूं। ट्रक की हेडलाइट बुझ चुकी थी। इंजन फिर भी दौड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। परवीन का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन डर से नहीं, हैरानी से। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, हादसे, मौतें,
पर यह जो हो रहा था वह किसी तर्क से परे था। रॉकी चुपचाप बगल की सीट पर बैठा था। उसकी आंखें ट्रक के पीछे की ओर टिकी थीं, जहां खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान बार बार उभर और मिट रहे थे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। यह सब क्या हो रहा है भाई? रॉकी ने कांपती आवाज में पूछा। क्या हमने किसी आत्मा को टक्कर मारी थी या वो पहले से ट्रक में थी? परवीन की आंखें सामने के काले रास्ते में जमी थीं, जहां अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, रॉकी, तूने कभी सुना है चावला मोड़ का नाम? रॉकी चौंका। वो ही जहां पुराने जमाने में एक महिला को ट्रक ने कुचल दिया था? सुना है, वो अब हर गुजरते ट्रक के साथ चलती है। लेकिन परवीन की आवाज टूटने लगी। मैं वहीं था उस रात, 7 साल पहले। ट्रक वहीं था, RG 9GB 6721। रात 3 बजे ट्रक की ब्रेक फेल हो गई थी और वो औरत। मैं कुछ नहीं कर पाया रॉकी। अब रॉकी की आंखों में खौफ नहीं था, गुस्सा था। तो भाई, ये सब जो हो रहा है वो उसी का नतीजा है। परवीन ने सिर झुका लिया। तभी ट्रक के रेडियो से दोबारा वही आवाज आई, इस बार और भी गहरी और तीखी। परवीन, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। रेडियो अपने आप बदल गया और एक अजीब सा लोकगीत चलने लगा। पुराना पंजाबी लोकगीत, जिसमें एक औरत अपने प्रेमी से धोखा खाकर आत्महत्या कर लेती है। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग फिर से घूमने लगा, खुद ब खुद। ट्रक अब किसी अंधे मोड़ की तरफ जा रहा था, जंगल के भीतर, उस पगडंडी की ओर जहां आम ट्रक कभी नहीं जाते। रॉकी ने चिल्लाते हुए कहा, भाई, ये ट्रक खुद कहां जा रहा है? हम जंगल में घुस रहे हैं, वहां तो कोई रास्ता ही नहीं। परवीन ने फिर ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक्स ने जवाब दे दिया। तभी जंगल की झाड़ियों में से धुएं की एक मोटी लकीर उठी और ट्रक के आगे आगे चलने लगी, जैसे कोई ट्रक को रास्ता दिखा रहा हो। जंगल के भीतर जैसे जैसे ट्रक बढ़ा, हवा भारी होती गई। झाड़ियों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे। अचानक ट्रक एक झील के किनारे जाकर रुक गया। एक पुरानी काली झील, जिसके पानी में अजीब सी चमक थी। रॉकी ने कहा, यह तो वही जगह है जहां कहते हैं वो औरत कूदी थी, आत्महत्या की थी। परवीन नीचे उतरा। झील के किनारे की मिट्टी गीली थी और उस पर नंगे पांव के निशान, ताजा। हवा में लहसुन और केरोसिन की मिली जुली गंध थी। तभी झील के बीच से कुछ उठने लगा। कोई आकृति, कोई औरत, जिसके बाल झील की सतह पर तैर रहे थे और चेहरा पानी से बाहर आता जा रहा था। उसकी आंखें अब बिल्कुल पास थीं। वही लाल चमक, वही घृणा। तूने मुझे मारा था परवीन, उस आकृति ने बोला। अब तेरी बारी है। झील के किनारे खड़े ट्रक की बैक डोर अपने आप खुल गई। ट्रक के अंदर से एक झटका हुआ, जैसे किसी ने किसी को खींच लिया हो। रॉकी चिल्लाया, भाई, कोई ट्रक के अंदर है। परवीन भागा, पर बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक अब अंदर से बंद था। खिड़की के शीशे पर वही औरत का चेहरा दिखा, अब और भी गुस्से में। अचानक ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ और वो खुद ही झील की ओर बढ़ने लगा। भाई, रॉकी चीखा, ट्रक पानी में जा रहा है, बाहर निकलो। परवीन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ट्रक का पिछला हिस्सा अब झील के अंदर जा चुका था और तब कुछ ऐसा हुआ जिसने रॉकी को वहीं पत्थर बना दिया। झील से निकली उस औरत की परछाई अब रॉकी के ठीक पीछे थी। अब तुझे अकेले छोड़ नहीं सकती, तू उसका साथी है ना। रॉकी उसी सुनसान सड़क के किनारे खड़ा था, जहां कुछ देर पहले झील में डूबा ट्रक अब एकदम नया, चमचमाता और शांत खड़ा था। RJ 9GB 6721। हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन ट्रक के भीतर की लाइट धीमी सी टिमटिमा रही थी, जैसे किसी ने अभी दरवाजा बंद किया हो। यह कैसे हो सकता है? रॉकी बुदबुदाया। मैंने खुद देखा उसे डूबते हुए। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ा। दिल की धड़कनें जैसे छाती फाड़कर बाहर आने को थीं। उसका हर कदम जमीन में गहराता जा रहा था, जैसे उसके पैरों के नीचे कोई और ही जमीन हो। दरवाजा खुला। भीतर वही सेटअप, वही सीट, वही गियर, वही झूलती पेंडुलम टॉर्च। लेकिन एक चीज अलग थी। ड्राइवर की सीट पर कुछ लिखा था, कीचड़ में उंगलियों से। मैं जिंदा हूं, लेकिन अब मैं खुद नहीं हूं। रॉकी ने सीट पर हाथ रखा। वो अभी भी गर्म थी। भाई परवीन, उसकी आवाज कांपी। तभी ट्रक का रेडियो बिना छुए चालू हो गया और फिर वही धुन, वही पुराना पंजाबी लोकगीत। लेकिन अब उसकी पिच और रफ्तार दोनों बदल चुकी थी।
ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरी दुनिया से बोल रहा हो, या शायद कोई ऐसी जबान जो आत्माओं की हो। रॉकी को अब समझ आ गया था कि ट्रक सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है, यह अब एक पिंजरा है, आत्माओं का, यादों का और उन गलतियों का जो इंसान भूल तो सकता है पर जिनकी सजा वक्त देना नहीं भूलता। उसने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन फौरन चालू हो गया, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हिलाते ही उसे एक झटका लगा। उसकी उंगलियों के नीचे से बिजली सी दौड़ी, सीट के नीचे कुछ गिरा। एक पुरानी डायरी रॉकी ने झुककर उठाई। उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, परवीन की आखिरी यात्रा, वो जो कभी पूरी नहीं हुई। रॉकी ने पढ़ना शुरू किया। मैंने उसे कुचला नहीं था, मैं बचा सकता था, पर डर गया, भाग गया और फिर हर रात वो सपने में आती रही। वही साड़ी, वही झील, वही गीली जमीन की बदबू। और अब वो लौट आई है, मुझे लेने नहीं, मुझे बनने के लिए। वो कहती है, अब मैं ही उसका रास्ता हूं। रॉकी के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे फूंक मारी हो। वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखने के लिए झुका, एक चेहरा शीशे से टकराया, परवीन। लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था, वो झील के पानी जैसा नीला और सड़ा हुआ था। उसकी आंखें गहरे गड्ढों में बदल चुकी थी और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रॉकी, उसने धीमी आवाज में कहा, अब तू ही है ड्राइवर, तू ही अब रास्ता बन। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा के लिए। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप ऑन हो गई और सामने का दृश्य बदल गया। सड़क अब वैसी नहीं थी, वो अब किसी और समय, किसी और जगह की लग रही थी। पेड़ उल्टे थे, तारें नीचे लटक रही थीं और पूरी सड़क धुएं से भरी हुई थी। रॉकी चीख पड़ा, लेकिन ट्रक अब दौड़ने लगा, खुद से तेज, जैसे किसी और दिशा में खींच रहा हो। रॉकी ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक्स गायब थे। गियर लीवर अब चिलकती हड्डी जैसा महसूस हो रहा था। और तभी ट्रक के भीतर का मिरर झपका और उस पर लिखा हुआ दिखा। अचानक ट्रक किसी अदृश्य सुरंग में घुस गया। चारों ओर अंधेरा, दीवारों से टकराती आत्माओं की चीखें और परवीन की गूंजती आवाज। मैंने जो रास्ता शुरू किया था, तू अब उसे खत्म करेगा, रॉकी। ट्रक की स्पीड बढ़ती गई, रॉकी की चेतना धीमी होती गई और फिर एक जोरदार धमाका, अंधकार, शून्य और फिर एक धीमी आवाज। ट्रक की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी। बाहर का नजारा धुंधलाता जा रहा था। रॉकी को अब कोई रास्ता, कोई पेड़, कोई आकाश नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक लंबा सा सुरंगनुमा रास्ता जो काले और धुएं से भरे अंधकार की चादर में लिपटा था। ट्रक की खिड़कियों पर अब नमी नहीं, खून की छींटें दिखने लगी थीं, जैसे किसी ने उन्हें उंगलियों से अंदर से रगड़ा हो। मैं कहाँ हूं? रॉकी ने बुदबुदाकर खुद से पूछा। ट्रक का रेडियो खुद चालू हुआ और बहुत धीमी, गहराती आवाज में बोला, तू डेड रूट में है। यहां वो रूहें हैं जिन्हें मौत नहीं मिली, बस अधूरी छोड़ दी गई। रॉकी कांप उठा। उसका मन कर रहा था कूद जाए, चिल्लाए, दरवाजा तोड़ दे, लेकिन ट्रक के सभी हैंडल जैसे सख्त लोहे में बदल चुके थे। बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ धुआं और उसके भीतर आकृतियां, औरतें, बूढ़े, बच्चे जिनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गड्ढे, और वो सभी ट्रक के साथ साथ भाग रहे थे, जैसे उसे किसी मंजिल पर पहुंचा रहे हों। तभी ट्रक एकदम रुक गया। एक जोरदार झटका हुआ। रॉकी ने देखा, ट्रक अब एक सुनसान चौक के बीच में खड़ा था। चारों ओर पुरानी जली हुई झोपड़ियां थीं और हर झोपड़ी से वही गीत आ रहा था जो पहले रेडियो पर चल रहा था। रॉकी दरवाजा खोलने में सफल हो गया। नीचे उतरा तो पैर की जमीन सख्त नहीं, मुलायम थी। उसने झुककर देखा, ये जमीन नहीं थी, ये राख थी, जली हुई हड्डियां। ये कौन सी जगह है? उसने बुदबुदाया। तभी एक औरत सामने आई, लाल साड़ी, कंधे तक खुले बाल, आंखों में कोई पुतली नहीं, बस काले गड्ढे, और आवाज में एक दर्द, एक स्थायी सिसकी। रॉकी, तुझे पता है, डेड रूट में आने वाले दो ही काम करते हैं, या तो वो यहाँ की रूहों को चैन दिलाते हैं या उनके जैसे बन जाते हैं। रॉकी पीछे हटा। मुझे जाने दो, मुझे यहां नहीं रहना, मैं सिर्फ अपने ड्राइवर को ढूंढने आया था। औरत मुस्कुराई। परवीन अब रूह नहीं है, वो खुद अब रक्षक बन चुका है, डेड रूट का, और तुझे भी बनना होगा। तभी पूरे चौक में जोर की चीख गूंजी। आसमान लाल हो गया और झोपड़ियों से रूहें बाहर आने लगी, बिना चेहरे, बिना आवाज, लेकिन बहुत तेज। रॉकी भागा।
वो फिर ट्रक की ओर भागा, लेकिन ट्रक की ड्राइवर सीट पर अब कोई बैठा था, परवीन। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ा हुआ था। गालों की जगह हड्डियां दिख रही थीं और आंखों में काली राख भरी थी। रॉकी, परवीन बोला, भाग मत, ये अब तेरा ट्रक है। मैं सिर्फ दरवाजा था, तू रास्ता बनेगा। रॉकी ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बस घर लौटना चाहता हूं। परवीन की मुस्कान गहरी हो गई। तो कर वो जो मैंने नहीं किया था। इस रूट की आत्माओं को मोक्ष दे, उन्हें उनकी मौत का सच बताकर आजाद कर। रॉकी घबरा गया। कैसे? तभी ट्रक के भीतर से खुद ब खुद वही डायरी फिर सामने आई। अब उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और हर पन्ने पर एक नाम था, एक कहानी, एक रूह का दर्द। रॉकी समझ गया, यह ट्रक अब एक यात्रा है जिसमें हर स्टेशन पर उसे एक आत्मा की अधूरी कहानी सुनानी है, पूरी करनी है, ताकि वो रूह मुक्ति पा सके। लेकिन हर कहानी, हर आत्मा एक डरावना सच अपने साथ रखती है। परवीन धीरे से खड़ा हुआ और कहा, मैं तुझ में हूं हमेशा। अब तू अकेला नहीं, तू चुना गया है। और वो ट्रक फिर खुद चल पड़ा, लेकिन इस बार रॉकी ड्राइवर की सीट पर था और रास्ता अब और भी भयावह। ट्रक अंधेरे जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ शून्य फैला था, न कोई जानवर, न हवा, बस ट्रक की गड़गड़ाहट और डायरी के पन्नों की सरसराहट। अचानक ट्रक की लाइट एक पुराने टूटी हुई बस स्टॉप पर पड़ी। वहां एक लड़की बैठी थी, 16-67 साल की, फटे हुए स्कूल ड्रेस में, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक सूनी गहराई। रॉकी ने ट्रक रोका। लड़की ने बिना कुछ कहे ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दी। रॉकी ने हिचकते हुए पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम काजल है, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं इस डेड रूट में 9 साल से फंसी हूं। रॉकी ने डायरी के पन्ने पलटे। एक पन्ना चमका, काजल 2016 उस पन्ने में लिखा था। बस ड्राइवर ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मैं भागी, लेकिन उसने मुझे चलती बस से नीचे फेंक दिया। मेरी मां को सब बताया गया कि मैंने खुदकुशी की। कोई नहीं बोला मेरे लिए। मैं उसी मोड़ पर अब तक बैठी हूं जहां से मेरा शरीर नीचे फेंका गया था, पर आत्मा यहीं रह गई। रॉकी की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार समझा कि ये सिर्फ डर की नहीं, दर्द की कहानियां हैं। काजल, उसने कहा, मैं तुझे तेरी कहानी पूरी करके सुनाऊंगा, तुझे न्याय दिलाऊंगा। काजल ने कहा, फिर सुनाओ, पर पूरी सच्चाई के साथ, और उस मोड़ पर जहां से मेरी कहानी टूट गई थी। ट्रक चला खुद से और कुछ ही मिनटों में वो उसी पुराने पुलिया पर पहुंचा जहां काजल की आत्मा से उसकी मुलाकात हुई थी। वहां आज भी एक टूटा बैरिकेड था और नीचे सूख चुकी नदी का तल। रॉकी ने माइक निकाला, जो अब खुद ट्रक के भीतर से बाहर आ गया था, और बोलना शुरू किया। काजल की आत्मा ने कभी खुदकुशी नहीं की थी, वो मारी गई थी। सिस्टम की चुप्पी, समाज की शर्म और एक वहशी ड्राइवर की हवस से। जैसे जैसे रॉकी बोलता गया, ट्रक की लाइटें चमकने लगीं और हवा में धुएं जैसी कोई रेखा ऊपर उठने लगी। काजल की आत्मा दरवाजे पर खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब मैं जा सकती हूं? हाँ, रॉकी बोला, तू आजाद है। काजल की आत्मा हवा में बदल गई, जैसे कोई रोशनी बनकर आसमान की ओर उड़ गई हो। डायरी का पन्ना जल गया एक हल्की सी आग में। ट्रक फिर चल पड़ा, पर अगले मोड़ पर अगली कहानी उसका इंतजार कर रही थी। इस बार डायरी का पन्ना अपने आप खुला। नाम अनवर मियां, 1993। रॉकी समझ गया था, अब यह सफर सिर्फ ट्रक का नहीं, बल्कि आत्माओं को उनके अधूरे जीवन से मुक्ति देने का धर्म बन चुका है। लेकिन हर आत्मा सिर्फ दर्द नहीं लाती, कुछ आत्माएं धोखे भी लाती हैं। रॉकी के सामने अब अगली कहानी है, जिसमें वो जिस आत्मा की मदद करने जा रहा है, शायद वही उसे मोक्ष नहीं, मौत देना चाहती है। ट्रक की हेडलाइट्स अब एक पुरानी ईंटों से बनी गलियों की ओर मुड़ गई थीं। सामने एक टूटा फाटक था, जिस पर आधे अधूरे उर्दू में लिखा था, मंडी रोड कब्रिस्तान, 1993 से बंद। रॉकी को यह जगह जानी पहचानी सी लगी, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था क्यों। डायरी का पन्ना जलने जैसा गर्म हो रहा था। रॉकी ने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम अनवर था, मैं एक ट्रक ड्राइवर था। 1993 में मुझे मार दिया गया। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया कि मैं बच्चा चोरी करता हूं। भीड़ ने बिना कुछ पूछे मुझे पीट पीट कर मार डाला। मेरी आत्मा वहीं अटक गई, उस पुराने मोहल्ले के बीच जहां इंसानियत का दम घुटा था।
रॉकी की सांसें थम गईं। अनवर भी ड्राइवर था। क्या यही वजह थी कि यह आत्मा डायरी में जगह बना सकी? ट्रक अचानक रुक गया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, चप्पलें गंदी और हाथ में एक लाल रुमाल। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन उनमें कोई सफेदी नहीं, सिर्फ काली गहराई। तू रॉकी है? बूढ़े ने पूछा। रॉकी सकपकाया। हाँ, लेकिन आप कौन? मैं अनवर मियां। तुझे मेरी कहानी पूरी करनी है ना? तो चल, दिखाता हूं वो जगह जहां मेरी जान ली गई थी। रॉकी उसके साथ चल पड़ा। गलियां और तंग हो गईं। दीवारों से अजीब सी बदबू आ रही थी, खून, जले बालों और किसी पुराने लोहे जैसी। एक पुरानी मस्जिद के पीछे अनवर मियां ने रुककर कहा, यहीं मेरी लाश पड़ी थी 3 दिन तक। किसी ने दफनाया नहीं, क्योंकि सबको लगा मैं दोषी हूं। रॉकी ने अपनी डायरी निकाली और माइक खोलकर बोलना शुरू किया। अनवर मियां पर लगा इल्जाम झूठा था। वो एक मासूम इंसान थे। भीड़ ने सिर्फ शक के आधार पर उन्हें मार डाला। आज भी कई जगह ऐसे लोग सड़कों पर हैं जिनका कसूर सिर्फ उनकी शक्ल होती है। अचानक चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। मस्जिद की दीवारों से खून रिसने लगा और रॉकी ने देखा कि अनवर मियां की आंखें अब चमक रही थीं, लाल, भड़कती हुई। क्या हुआ तुम्हें? रॉकी पीछे हटते हुए बोला। अनवर की आवाज बदल गई, भारी, गहरी और प्रतिशोध से भरी। तू भी उसी दुनिया का है जिसने मुझे मार दिया। अब मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं मौत चाहता हूं। हर उस इंसान की जो मेरी तरह है पर खामोश है। रॉकी भागा। गलियों में पीछे से दौड़ते कदमों की आवाजें थीं, जैसे पूरी भीड़ फिर से उठ खड़ी हुई हो। वो ट्रक की ओर दौड़ा, पर ट्रक का दरवाजा लॉक था। खोल प्लीज, वो चिल्लाया। तभी परवीन की आवाज आई ट्रक के भीतर से। रॉकी, ये आत्मा बाकी आत्माओं जैसी नहीं, ये भटकती रूह है। इसका मकसद मोक्ष नहीं, बदला है। इससे जुड़ी हर सच्चाई उसे और ताकतवर बनाती है। रॉकी हाँफते हुए बोला, तो क्या करूं? इसकी सच्चाई को तोड़, इसे झूठा साबित कर, नहीं तो ये तुझे भी उसी भीड़ में बदल देगा जिसने इसे मारा था। रॉकी समझ गया, उसे अब वो कहानी सुनानी थी जो इस आत्मा को नष्ट कर दे, ताकि वो अपनी पीड़ा से मुक्त हो, पर उसका द्वेष और न फैले। उसने डायरी में लिखा, अनवर मियां निर्दोष थे, लेकिन अब उनकी आत्मा निर्दोष नहीं रही। प्रतिशोध ने उन्हें राक्षस बना दिया है। जो आत्मा इंसानियत भूल जाए वो मोक्ष नहीं पा सकती। मैं रॉकी इस आत्मा को उसकी अंधी आग से मुक्त करता हूं। जैसे ही उसने लिखा, डायरी का पन्ना खुद ब खुद आग पकड़ गया। गली में सब कुछ थम गया। अनवर मियां वहीं खड़े खड़े राख में बदलने लगे और उनके जाते ही वो गलियां, मस्जिद सब धुएं में गायब हो गईं। रॉकी अकेला बचा, फिर से ट्रक के भीतर, लेकिन अब उसकी सांसें तेज थीं। ये पहली आत्मा थी जिसने उसे माफ नहीं किया, बल्कि उसे ही दोषी ठहराया। डायरी फिर खुली। इस बार नाम था रीता देवी, 1978। रॉकी थक चुका था, लेकिन अब यह सफर सिर्फ एक काम नहीं, कर्म बन चुका था। ट्रक अब एक सूखी, टूटी हुई पहाड़ी सड़क पर चल रहा था। बाहर सिर्फ पत्थर, सूखे पेड़ और भूतियां खामोशी थी। आसमान में बादल स्थिर थे, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। और तभी ट्रक की हेडलाइट एक पुराने रेलवे स्टेशन के खंडहर पर पड़ी। मीरापुर जंक्शन। स्टेशन पर एक अकेली औरत बैठी थी, साड़ी में लिपटी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, आंखों में लाल पनियाई झलक। रॉकी को उसे देखते ही एक झटका लगा। ये चेहरा मैंने पहले देखा है। वो उतरा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। तू आया है मुझे सुनाने मेरी कहानी। तुम रीता देवी हो? हाँ। और तू कौन है? मेरा बेटा, या उस औरत का बेटा जिसने मुझे धोखा दिया। रॉकी का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ यादें जैसे अचानक दिमाग में कौंध गईं। बचपन में एक बार गांव में वो एक औरत को देखकर डर गया था, जिसे सब पगली रीता कहते थे। उसकी माँ ने उसे कभी उसके पास नहीं जाने दिया। मेरी माँ ने कुछ छिपाया था। रॉकी बुदबुदाया। डायरी का पन्ना जलता हुआ सा खुला। रीता देवी, मीरापुर गांव की पहली पढ़ी लिखी महिला। रेलवे में क्लर्क की नौकरी मिली थी, पर एक रात स्टेशन पर अकेली थी और 4 शराबियों ने उसके साथ किया वो, जो आज भी किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा। उसने खुद को उसी प्लेटफॉर्म पर लटका दिया, लेकिन मरकर भी कोई उसे छोड़ ना सका। रॉकी का सिर चकराने लगा। नहीं, ये सब झूठ है। मेरी माँ ने कभी यह नहीं बताया। रीता देवी उठी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में ज्वाला थी।
तेरी माँ उस वक्त स्टेशन मास्टर की बीवी थी। उसने सब देखा पर अपने पति को बचा लिया। मुझे गंदी औरत बता दिया, मेरा नाम मिटा दिया, पर मेरी आत्मा इस प्लेटफॉर्म पर अब तक इंतजार करती रही किसी की सच्चाई की। रॉकी कांप गया। वो जान चुका था इस आत्मा का बोझ सिर्फ दर्द नहीं, उसके खुद के खून में भी छिपा है। तो मैं क्या करूं? मैं कैसे तुझे मुक्ति दूं? रीता देवी ने कहा, सच बोल। ट्रक को उसी समय पर ले चल, 1978 की उस रात में जहां मेरे साथ हुआ सब। और इस बार कोई चुप न रहे। ट्रक की हेडलाइट ब्लिंक हुई और अचानक सामने पूरा प्लेटफॉर्म बदल गया। बोर्ड पर लिखा था 18 मार्च 1978, रात 12:45 आए शराबियों के भूत जो अब भी उसी गुनाह के बोझ में कैद थे। उनके चेहरे झुलसे हुए, आंखें सूनी। रीता देवी अब उनके बीच खड़ी थी। अब तुम सबको सुनना होगा वो सच जो तुमने मिटाने की कोशिश की थी। रॉकी चीख उठा। उसने माइक उठाया और स्टेशन पर लगे पुराने लाउडस्पीकर से बोलने लगा। रीता देवी दोषी नहीं थी। उसका कसूर सिर्फ यह था कि वो औरों से अलग थी। तुम सब ने उसे मिटा दिया, लेकिन अब उसका नाम जिंदा रहेगा। मीरापुर की बेटी, मीरापुर की आत्मा नहीं, उसकी इज्जत है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक तेज आंधी आई। स्टेशन की दीवारों से पुरानी परछाइयां बाहर निकलीं और चारों शराबियों की आत्माएं धुएं में बदलकर जलने लगीं। रीता देवी की आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब वो साफ थीं, स्थिर थीं। अब मैं जा सकती हूं? उसने पूछा। हाँ मां, रॉकी की आवाज भर आई। रीता देवी ने मुस्कुराकर कहा, तेरी मां ने सच छिपाया, लेकिन तूने उसे उजागर किया। इसी में मोक्ष है। वो धुआं बनकर आसमान में उड़ गई और रॉकी घुटनों पर गिर पड़ा। अब ट्रक फिर चल पड़ा, लेकिन इस बार रॉकी को कुछ समझ में आने लगा था। यह डायरी सिर्फ आत्माओं की नहीं, उसके खुद के अतीत की भी किताब थी, और शायद अगला नाम उससे सीधा जुड़ा हो। डायरी फिर खुली। नाम था राजेश, भूतपूर्व खलासी, 1986। रॉकी की आंखें फटी रह गईं। राजेश, ये तो पापा का नाम था। ट्रक अब धीरे धीरे एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। सामने एक पुराना घर था, टूटा फूटा, पर कुछ खास था इसमें। दरवाजे पर लिखा था राजेश का घर। रॉकी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने डायरी का पन्ना खोला। राजेश एक ट्रक खलासी जो अपने छोटे बेटे के लिए जीता था, लेकिन एक दिन 1986 में एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक रात जब ट्रक का साया जंगल के बीच से गुजर रहा था, तो एक अजीब घटना ने उसे एंड उसके परिवार को धूल चाटा दी। रॉकी ने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही पुरानी यादों की खुशबू उसके अंदर घुस आई। वहीं से कहीं दूर उसकी मां की आवाज गूंजती थी, राजेश जल्दी आओ, बच्चे बीमार हैं। वही घड़ी, वही दर्द और वही डर। अचानक ट्रक के भीतर से वही परवीन की आवाज गूंजी, रॉकी, ये कहानी तुम्हारे खून की है, सुनो ध्यान से। रॉकी ने माइक उठाया। 1986 में राजेश एक सामान्य खलासी था, पर उस दिन जंगल के उस रास्ते पर कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस दिन एक छलावा ने उनके ट्रक को घेर लिया। रॉकी की आंखें भरी। उसने उस रात की कहानी पढ़ना शुरू किया। ट्रक धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से से गुजर रहा था जहां कई लोग अजीब आवाजें सुनते थे। अचानक एक महिला का स्वर गूंजा, जिसे बाद में चुड़ैल के नाम से जाना गया। राजेश ने ट्रक रोका, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। छलावा ने राजेश को पकड़ लिया और उसी रात वो कहीं गुम हो गया। उसके बाद से घर पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। रॉकी ने महसूस किया कि यही वो घटना थी जिसने उसके पिता को इस रहस्यमय ट्रक और आत्माओं की दुनिया से जोड़ा। रॉकी ने जोर से कहा, पिताजी, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं यह कहानी पूरी करूंगा। तभी ट्रक के बाहर से कोई हंसी गूंजी, वो भयानक, ठंडी और लंबी। रॉकी ने देखा कि झाड़ियों के पीछे वही चुड़ैल थी जिसकी दास्तान उसने कई बार सुनी थी। तुमने मुझसे बचने की कोशिश की, पर अब यह ट्रक तुम्हारा है और मैं तुम्हारी आत्मा लेने आई हूं। रॉकी ने माइक फिर से खोला। मैं उस रात की सच्चाई बताऊंगा, छलावा की असली पहचान खोलूंगा। ट्रक ने तेज रफ्तार पकड़ी और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। रॉकी के कानों में फुसफुसाहट हुई, तुम अब उस जाल में फंसे हो जहां सिर्फ सच ही तुम्हें बचा सकता है।